आपका मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, आपके लिए लेकर आ गए हैं हिंदी के हम 30 प्रश्न और पूरे 30 प्रश्नों को हम कवर करेंगे। ये प्रश्न आपके यूपी टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। और आपके साथ जितने भी आपके साथी तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट या सी टेट या सुपर टेट की, उनको ये वीडियो आप जरूर से ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे पहला प्रश्न है दोस्तों। पहला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर एक कवि हैं, रामधारी सिंह दिनकर, और उनकी एक रचना है जिसका नाम है उर्वशी। और उर्वशी के एवज में उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? तो आपको बता दें 1972 में। कब दोस्तों? तो 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इनकी एक रचना थी उर्वशी, इसी के एवज में यह पुरस्कार दिया गया था। इस बात को याद रखेगा। प्रश्न ये भी बन सकता है कि आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग ध्यान रखिएगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है वह साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। ये भी प्रश्न को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए 2 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 2 नंबर का प्रश्न क्या कहलाता है? एक शब्द है कि निर्णय, निर्णय में उपसर्ग है। याद रखिएगा, मैं सबसे पहले आपको बताएंगे उपसर्ग होता क्या है। तो दोस्तों आपको मैं 2 चीज़ बता दूं, उपसर्ग और प्रत्यय। तो ध्यान रखिएगा, उपसर्ग जो होता है वे शब्द के किसी मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदलते हैं, जबकि जो प्रत्यय होता है वह मूल शब्द के बाद में लगकर उसको अर्थ बदलता है। तो यहाँ पे उपसर्ग कह रहा है, तो उपसर्ग कह रहा है कि निर्णय में कौन सा उपसर्ग है। मतलब एक निर्णय शब्द है और इस निर्णय शब्द में कौन ऐसा शब्द है जो निर्णय में आगे लगा हुआ है। याद रखिएगा, तो जो निर्णय है उपसर्ग को पता करने से पहले आप लोग संधि विच्छेद करिएगा। और निर्णय जो है, निर्णय को जब तोड़ेंगे तो यह निर्धन अड़य में टूटेगा। याद रखिएगा, तो इसमें पूछेगा कि निर्णय में कौन सा उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर बी जब आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी निर उपसर्ग हो जाएगा। ये बात को याद रखिएगा, निर उपसर्ग आपका हो जाएगा। इसको आप लोग कवर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है। यहाँ पे कहा है दोस्तों कि किन शब्दों में नहीं होता है, किस चीज़ का प्रयोग? विसर्ग का। याद रखिएगा, कहा है ऑप्शन आपका तद्भव में नहीं होता है, कि तत्सम में नहीं होता है, कि संकर जैसे शब्दों में नहीं होता है। तो आप लोग देखिएगा विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है। तो संकर जो शब्द होते हैं उनमें नहीं होता है। आपको बता दें, संकर शब्द वे शब्द कहे जाते हैं जो 2 भाषाओं के मेल से बने होते हैं। कितने भाषाओं के दोस्तों? 2 भाषाओं के मेल से जो बने होते हैं वैसे शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। और संकर शब्द में विसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। चौथा नंबर है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द देखना है और ये शब्द है आपका बुद्धिजीवी। तो बुद्धिजीवी को कैसे शुद्ध शब्दों में लिखा जाता है आपको बता दें दोस्तों। जो याद रखेगा, आप लोग देखिएगा यहाँ पे बुद्धि जो है ऐसे लिखा जाता है। बुद्धि जो है ऐसे लिखा जाता है। इस प्रकार आप देखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। इसमें बुद्धि जो है वह गलत लिखा है। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन आपको मैं एक बात और बता दूं, जो ये जीवी है ना, यहाँ पे देखिएगा जीवी, यहाँ पे देखिए जीवी जो शब्द है, ये तीनों ऑप्शन में आप देखिएगा जीवी शब्द गलत है दोस्तों। याद रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर ये आप लोग देख रहे हैं यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्धिजीवी की शुद्ध वर्तनी ऐसे होती है। ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला बात करेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से दर्पण का अर्थ क्या होता है। दर्पण का मतलब होता है मिरर दोस्तों, जिसमें आप लोग अपना फेस या चेहरा देखने का काम करते हैं। तो याद रखिएगा दर्पण का संधि विच्छेद क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन कह रहा है ऑप्शन नंबर 1 कि मधवा होता है। 2 नंबर ऑप्शन कह रहा है कि प्रतिमान होता है। 3 नंबर ऑप्शन कह रहा है कि करवाल होता है। और 4 नंबर ऑप्शन डी कह रहा है कि शैलेंद्र होता है। आपको बता दें दोस्तों, दर्पण का हिंदी अर्थ होता है प्रतिमान। क्या होता है दोस्तों? प्रतिमान होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। गुरुजी वृंदावन से आ गए। गुरुजी जो हैं वह वृंदावन से आ गए। वाक्य शब्दों में कारक कौन सा है? सबसे पहले आपको बता दें कारक कितने होते हैं प्यारे? 8 होते हैं। कितने कारक होते हैं? तो कारकों की संख्या होती है हिंदी में 8। इस बात को याद रखिएगा। संस्कृत में कारक जो होते हैं वे 6 होते हैं। आप इनको भी याद रखिएगा। चलिए गुरुजी वृंदावन से आ गए। आप लोगों को पता है से एक शब्द आया है, इसमें क्या आया है? से आया है। और कहीं भी से जैसे शब्द आ जाए तो आप लोग याद रखिएगा, जो आपके कारक होते हैं, कारक की पहचान होती है इन्हीं शब्दों से होती है पहचान में। जैसे कर्ता का ने होता है, कर्म का को होता है, उसी तरह आपको मिल जाएगा
करण और अपादान, दो ऐसे कारक हैं, एक है करण कारक और एक है अपादान कारक। दो कारकों में से आता है, तो याद रखिएगा अपादान है ही नहीं, तो इसके बारे में हम कुछ ज़्यादा बात ही नहीं करेंगे। इसमें आपका हो जाएगा करण कारक। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बात करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक शब्द है जिस शब्द का नाम है तरणी, और एक ऐसे शब्द है उसका इस एक में जो है वह बड़ी ई लगा है अड़ा पे, और एक में छोटी ई का प्रयोग हुआ है। तो कह रहा है कि तरणी और तरणी शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। याद रखिएगा जो ये वाला तरणी है जिसमें बड़ी ई की मात्रा है, उसका जो अर्थ होता है वो नाव होता है। याद रखिएगा नाव होता है, दोनों में नाव है, इसको याद रखिएगा। लेकिन जो ये तरणी है ना, इस तरणी का अर्थ होता है प्यारे सूर्य। क्या होता है? सूर्य होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान देंगे, समझेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पुराण शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है। एक शब्द है जिस शब्द का नाम है पुराण, और पुराण में इक प्रत्यय लगा रहा है। दोस्तों आपको कई बार मैं बता चुका हूँ, अभी बताया हूँ कि प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के अंत में लगते हैं। तो पुराण में इक लगेगा, तो यहाँ पे याद रखेगा पुराण धन इक बराबर हो जाता है पौराणिक। याद रखेगा क्या हो जाता है दोस्तों? पौराणिक हो जाता है। इस बात को याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए पुराणिक कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी यही पुराणिक कह रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए पौराणिक कह रहा है और यहाँ पे पौराणिक कह रहा है। ऑप्शन नंबर डी पौराणिक कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर सी है, पुराण धन इक बराबर होता है प्यारे पौराणिक। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे एक शब्द है जिस शब्द का नाम है दशमुख, और एक शब्द है दशानन। में समास कितने होते हैं? सबसे पहले आप बताइएगा समास कितने होते हैं। तो हिंदी में समास की संख्या 6 बताई गई है, समासों की संख्या 6 रखी गई है। याद रखिएगा। उस तरह कहीं ना आपको ऐसे कह दे कि मूल समासों की संख्या कितनी होती है, तो आप 4 भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक समास के 2 भेद होते हैं। इस प्रकार जोड़ के आपको 6 बताया जाता है कि समास में 6 भेद होते हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं। तो 2 शब्द का बात कहा है, एक शब्द है कि दशामुख है और एक शब्द है कि दशानन। तो दशानन और दशामुख में कौन सा समास है? याद रखिएगा एक समास है जिस समास का नाम है बहुब्रीहि, और बहुब्रीहि में आप पढ़े हैं कि वे समास जिनका, जैसे कि इसमें प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द जिसमें ये होता है कि जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता न पाई जाती हो, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। याद रखिएगा दशमुख अर्थात जिसके 10 हैं मुख, अर्थात किसकी बात कर रहा है? रावण की बात कर रहा है। दशानन 10 हैं जिसके आनन, अर्थात किसकी बात कर रहा है? 10 हैं जिसकी भुजाएं, अर्थात किसकी बात कर रहा है? रावण की बात कर रहा है। तो याद रखिएगा वे शब्द जिसमें प्रथम पद अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद किसी की प्रधानता नहीं पाई जाती है, वहाँ पे कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक शब्द है जिसका नाम है छलिया। छलिया में प्रत्यय है। छलिया में कौन सा प्रत्यय है, इसके लिए आप बात करेंगे, ठीक ना। तो छलिया के प्रत्ययों की संख्या आप लोग देखिएगा कि छलिया में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 6 है, बी कह रहा है कि या है, और सी कह रहा है कि इया है, और डी कह रहा है कि लिया है। तो याद रखिएगा जो छलिया में प्रत्यय है दोस्तों वह कौन सा है? वह इया है। छल में इया शब्द जुड़ा है तो छलिया बना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर देखेंगे। 11 नंबर कह रहा है यहाँ पे कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी जी का नाम न सुना हो। वाक्य है वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी जी का नाम नहीं सुना है। तो इस यह कैसा आपका वाक्य है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि यह आपका संयुक्त वाक्य है, बी कह रहा है कि यह मिश्र वाक्य है, सी कह रहा है कि यह सरल वाक्य है, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं वाक्य है। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले देखिएगा सरल वाक्य तो है नहीं। सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य में कोई एक ही बात बताई जाती है, कोई लंबी पैराग्राफ नहीं होता है। अब कितने बच्चे फंसेंगे कि संयुक्त वाक्य है कि मिश्र वाक्य है। सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा, अगर ऐसा आपको बात कहे कि इसमें संयुक्त वाक्य है कि मिश्र वाक्य है, तो आप क्या करेंगे कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी जी का नाम न सुना हो। यहाँ पे देखिए जहाँ कहीं भी एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर आश्रित होगा वहाँ पे मिश्र वाक्य होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट
करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी जी का नाम न सुना हो। तो यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है प्यारे, वह दूसरे सेंटेंस पर क्या है, आश्रित है, इसलिए आपका ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कह रहा है, अब 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्याकरण भाषा के डॉट डॉट बताता है। तो व्याकरण जो होता है भाषा का क्या बताता है। ऑप्शन आपके सामने, नियम बताता है कि काम बताता है कि नियम और काम दोनों बताता है, डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, तो जो व्याकरण होता है, कितने ऐसे जो प्रशिक्षु होंगे वह कहेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, क्योंकि व्याकरण भाषा के नियम और काम बताता है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ये जो आयोग है, आयोग ने भी ऑप्शन नंबर ए को ही माना है, और आप भी आयोग के अनुसार ऑप्शन नंबर ए को ही मानेंगे। जो व्याकरण होता है वह भाषा के केवल नियम को बताता है, काम को नहीं बताता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 13 नंबर देखते हैं। पुष्प है और एक है अमूल्य, कौन सा शब्द है। याद रखिएगा, पुष्प का मतलब होता है फूल, और अमूल्य का मतलब होता है जिसका मूल्य न हो। याद रखिएगा, जिसका मूल्य न हो उसको हम लोग अमूल्य कहते हैं, और पुष्प का मतलब होता है फूल। दोनों को देखेगा, इनमें कौन सा शब्द है। याद रखिए, तत्सम शब्द है कि तद्भव शब्द है कि देशज शब्द है कि आपका विदेशज शब्द है। याद रखिएगा, विदेशज शब्द वे शब्द कहे जाते हैं, वे शब्द कहे जाते हैं जो विदेश की भाषा से लिए जाते हैं। देशज शब्द वे शब्द कहे जाते हैं जिसकी उत्पत्ति अपने देश में ही हुई है। लेकिन यहाँ पे रखिएगा, पुष्प और अमूल्य पूछ रहा है, जहाँ कहीं भी अर्ध वर्ण का प्रयोग करे दोस्तों, सबसे आसान ट्रिक है पहचानने की, वहाँ पे तत्सम शब्द होता है। तत्सम शब्द वे शब्द कहे जाते हैं जो शब्द संस्कृत से लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे अगला चलते हैं। 14 नंबर है, ए, ओ और औ, कौन सा स्वर है। याद रखिएगा, सबसे पहले आपको बता दें स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो स्वरों की संख्या जो होती है वो 11 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 11 होती है। स्वर कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में, तो 11 होते हैं। इसमें भी पूछ देगा कि हरस स्वर कितने होते हैं, तो हरस स्वरों की संख्या 4 होती है। और पूछ देगा कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। लेकिन यहाँ पे ये कहा है कि ए, ओ, औ कौन से स्वर हैं। ऑप्शन आपके सामने है, हरस स्वर है, दीर्घ स्वर है, संयुक्त स्वर है। याद रखिएगा, हरस स्वर नहीं है, हरस स्वर अ होता है, छोटी ई होता है, छोटा उ होता है और री होता है। लेकिन ये कौन सा स्वर है दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, इस स्वर आपके संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, ये बात आपको पूछ दे तो याद रखिएगा, संयुक्त स्वरों की संख्या जो होती है दोस्तों वो 5 होती है। कितनी होती है दोस्तों, संयुक्त स्वरों की संख्या 5 होती है। केवल इन्हीं चारों में आप लोग ऋषि वाला री को जोड़ दीजिएगा तो आपके क्या हो जाएंगे, वे संयुक्त स्वर हो जाएंगे। इस बात को याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है कि किस क्रम में अ उपसर्ग है। उपसर्ग जो होते हैं वह किसी शब्द के आगे लगते हैं, तो किस क्रम में अ उपसर्ग है। यहाँ पे देखिए, अनन्य में कि अनैतिक में कि अनिद्र में कि अनिर्वाच्य में। याद रखिएगा, आपको एक शब्द है जो यहाँ पे देखिएगा नैतिक, एक शब्द है नैतिक, और नैतिक में अ शब्द जुड़ गया है तो अनैतिक हो गया है। मतलब अ क्या है, अ शब्द है, साथ साथ है क्या है दोस्तों, उपसर्ग है। तो किसमें अ उपसर्ग मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो संविधान के प्रतिकूल हो उसे क्या कहते हैं। जो एक शब्द कहा है, अनेक शब्द के एक शब्द के लिए ये प्रश्न है कि जो संविधान के प्रतिकूल हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। याद रखिएगा, सबसे पहले अनुकूल की बात करेंगे, तो जो संविधान के अनुकूल होता है उसे हम लोग बोलते हैं संवैधानिक। लेकिन जो संविधान के प्रतिकूल हो उसे क्या बोलेंगे, असंवैधानिक बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंच पर अनेक डॉट डॉट, यहाँ पे है दोस्तों डॉट डॉट, विद्वानों को देखकर, किसको देखकर, विद्वानों को देखकर दर्शकों ने प्रसन्नता प्रकट की। विख्यात विद्वान थे कि कुख्यात विद्वान थे कि अज्ञात विद्वान थे कि अभिजात विद्वान थे। याद रखिएगा, विद्वानों को देखकर जो दर्शक थे उन्होंने उन विद्वानों की क्या करने लगी, प्रशंसा करने लगी। तो वे कुख्यात तो नहीं रहे होंगे, वो कुख्यात तो नहीं रहे होंगे, अज्ञात तो नहीं रहे होंगे, अभिजात तो नहीं रहे होंगे। वो विद्वान क्या रहे होंगे प्यारे, वो विख्यात रहे होंगे, उनको काफ़ी जानकारी रही होगी। 17 नंबर का ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
आगे है सभा की सत्यता, एक आपकी रचना है सभा की सत्यता और एक रचना है अंधेर नगरी, इसकी रचना है। दोनों रचना के बारे में बताना है। एक रचना है सभा की सत्यता और एक रचना का नाम है अंधेर नगरी। जो दोनों रचना है वह किसकी रचना है, किस कवि की, किस लेखक की, किस महाकवि की रचना है। यहाँ पे कह रहा है मुंशी प्रेमचंद्र की है कि अज्ञे की है, कि जयशंकर प्रसाद की है, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। आप देखिएगा सभा की सत्यता और अंधेर नगरी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पे बात करेंगे जयशंकर प्रसाद की रचना, काफ़ी इंपॉर्टेंट इनके बारे में रचना पूछता है। जैसे आपका आंसू हो गया, आपका लहर हो गया, कामायनी हो गया, झरना हो गया, ये जयशंकर प्रसाद की काफ़ी अच्छी रचना है जो पूछता है। प्रेमचंद्र जो कि आपके गोदान के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं, इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, बहुत बार प्रश्न पूछता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आदिकाल का अधिकतम साहित्य किस प्रांत से प्राप्त हुआ है। प्रांत का मतलब होता है प्यारे राज्य से। आदिकाल का अधिकतम साहित्य किस प्रांत से प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन आपके सामने है, दक्षिण भारत से, उत्तर प्रदेश से, बंगाल से, कि राजस्थान से। आपको बता दें कि आदिकाल का जो साहित्य किस प्रांत से प्राप्त हुआ है, तो आपका ये जो साहित्य है सबसे ज़्यादा आपका राजस्थान से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पे एक शब्द है जिस शब्द का नाम है जितेंद्री। कौन सा शब्द है दोस्तों, जितेंद्री। और जितेंद्री में बताना है समास। याद रखिएगा, जो जीत ले इंद्रियों को उसी को कहते हैं जितेंद्री, याद रखिएगा। तो जो इंद्रियों को जीत ले उसी हम कहते हैं जितेंद्री। इसी तरह आपको कह दे जिसकी लंबी है बाहों, या जिसका उदर है लंबा, या जिसकी बाहें 10 हैं, या जिसके सर 10 हैं, ऐसे आपको कह दे। नीला है जिसका कंठ, ऐसे शब्द कह दे। तो यहाँ पे सभी जगह क्या होता है दोस्तों, बहुब्रीहि समास होता है। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा द्वंद्व समास जो होता है या इसमें योजक चिन्ह मिलता है, जैसे भाई बहन हो गया, माता पिता हो गया, रात दिन हो गया, इसमें द्वंद्व समास होते हैं। द्विगु समास जो होता है वह संख्यावाची होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, समझिएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है और जो शब्द हैं वह शब्द का नाम है तहसीलदार। तो आप देखे होंगे काफी अच्छा है, एक पद वाला गरिमा वाला पद भी है तहसीलदार। और तहसीलदार शब्द कैसे लिखा जाता है, आप लोग बहुत जगह देखे होंगे, वाहनों पर लिखा हुआ मिल जाता है कि तहसीलदार शब्द कैसे लिखा होता है। याद रखिएगा, तहसीलदार नहीं होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बड़ा वाला सर नहीं होता है, इसलिए आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे तहसीलदार नहीं होता है, यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। क्या होता है आपको मालूम चल गया होगा, यह जो होता है तहसीलदार होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे शब्द है, एक शब्द का नाम है, वर्ण है प, शब्द नहीं है सॉरी, वर्ण है प, और इसके बाद है फ, इसके बाद है ब, और इसके बाद है आपका भ, और इसके बाद एक शब्द है जिसका नाम है म। तो इन शब्दों के उच्चारण स्थान का बात कर रहा है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है। याद रखिएगा, क वर्ग का उच्चारण स्थान जो होते हैं प्यारे, क ख ग घ का कंठ होता है। उसी प्रकार च छ ज झ को क्या होते हैं दोस्तों, इसका आपका तालु होता है। ट वाले वर्ग का क्या होता है, मूर्धा होता है। और त वाले वर्ग का क्या होता है, दंत होता है। लेकिन यहाँ पे प वर्ग का कहा है, तो प वर्ग का कहाँ से उच्चारण स्थान होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओष्ठ से होता है। कहाँ से होता है प्यारे, ओष्ठ से होता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे प्रश्न है कि ब्रज भाषा, एक प्रश्न है जिसका नाम है ब्रज भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसे कहा जाता है ब्रज भाषा का स्वर्ण काल। आदिकाल को कहा जाता है, कि भक्ति काल को कहा जाता है, कि आपका छायावाद काल को कहा जाता है, कि आपका रीति काल को कहा जाता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो जान जाइए कि ब्रज भाषा का स्वर्ण काल किसे कहते हैं, तो रीति काल को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों, तो रीति काल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाला शब्द कौन सा होता है या क्या कहता है। याद रखेंगे, वे शब्द की बात कर रहा है कि वे शब्द जो स्वतंत्र सत्ता धारण न करते हों वे शब्द क्या कहलाते हैं। ऑप्शन आपके सामने, रूढ़ शब्द कहलाते हैं, कि यौगिक शब्द कहलाते हैं, कि योग रूढ़ कहलाते हैं, कि इनमें से कोई नहीं कहलाते हैं। याद रखिएगा।
तो जो स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द होते हैं वे क्या कहलाते हैं, ध्यान दीजिएगा। रूढ़ शब्द जो होते हैं उनका अर्थ नहीं बदलता है, ठीक ना, वे केवल एक मूल शब्दों से मिलकर बने होते हैं, उनको हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं, याद रखिएगा। फिर इसके बाद आपका कह रहा है कि यौगिक शब्द जो होते हैं उस यौगिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। योग रूढ़ जो होते हैं उनके बीच में याद रखिएगा जो विभक्ति आप लोग करते हैं विभक्ति का लोप होता है। लेकिन यहाँ पे कहा है कि स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो स्वतंत्र धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों, यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। शिव का अर्थ होता है, 25 नंबर क्वेश्चन है और जिसका नाम है शिव, कि शिव का अर्थ क्या होता है। शिव का अर्थ होता है दोस्तों कालानाथ, कि आपका रत्नाकर होता है, कि आपका दिनेश होता है, कि ऑप्शन नंबर डी आपका होता है मदनारी। तो याद रखिएगा शिव का परिवारची शब्द या शिव का अर्थ आप लोग कहिएगा तो क्या होता है दोस्तों, मदनारी होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धिमान में प्रत्यय है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले प्रत्यय या उपसर्ग निकालने का सबसे आसान तरीका है कि उस शब्द का आप लोग क्या कर दीजिए, उस शब्द का आप लोग संधि विच्छेद करिए। और जब संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द दो शब्दों में विभक्त हो जाएगा, टूट जाएगा या बट जाएगा। तो देखिएगा बुद्धि को अगर हम संधि विच्छेद के रूप में तोड़ेंगे तो बुद्धिमान को, तो बुद्धि धन के मान हो जाएगा। याद रखिएगा क्या होगा दोस्तों, बुद्धि धन के मान हो जाएगा। और इसमें पूछा है कि प्रत्यय कौन सा है, प्रत्यय कहाँ लगता है, तो शब्द के पीछे लगता है। तो अर्थात ये देखिए बुद्धि में क्या जुड़ा है, मान जुड़ा है। क्या दोस्तों, मान जुड़ा है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्धिमान में कौन सा प्रत्यय है, तो प्यारे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्धिमान में आपका मान प्रत्यय है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे, यहाँ पे एक शब्द है जिस शब्द का नाम है प्रतिक्षण, और प्रतिक्षण में उपसर्ग पूछा है। उसी तरह आप लोग देखे थे कि जो आपका प्रत्यय होता था वह बाद में शब्द के लगता था, उसी प्रकार जो आपका उपसर्ग होता है वह शब्द के आगे लगता है। तो यहाँ पे देखिए शब्द आपका मूल शब्द क्या है, क्षण है, और क्षण के आगे लगा है उस शब्द का नाम क्या है, प्रति है। तो प्रतिधन के क्षण हो जाएगा, तो आगे लगता है उपसर्ग, तो इसलिए आप लोगों का याद रखेगा ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका मिलेगा कि प्रति उपसर्ग आपका हो जाएगा प्रतिक्षण में, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे कि 28 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है, ऑप्शन आपका कह रहा है कि उत्तर भारत में हुआ है। सेकंड नंबर ऑप्शन कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में हुआ है, और सी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में हुआ है, और डी नंबर कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा हिंदी भाषा का जो जन्म है दोस्तों वह उत्तर भारत में हुआ है। कहाँ पे हुआ है दोस्तों, उत्तर भारत में हुआ है। इसको याद रखिएगा। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है, तो भारोपी भाषा है, भारोपी परिवार की भाषा है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर बात ये भी कहे हिंदी की लिपि क्या है प्यारे, तो हिंदी की लिपि देवनागरी है। और हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या पूछ दे तो कितनी होती है, 52 होती है। इस बात को याद रखेगा। अगर कहे आपने अनुच्छेद के बारे में, संविधान में इसका वर्णन कहाँ है, तो याद रखेगा 343 से लेकर 351 तक के अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास उत्थान का प्रावधान किया गया है। इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन का आप लोग एक त ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है दोस्तों, त। इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, याद रखिएगा। त का उच्चारण स्थान जब आप करेंगे त का उच्चारण अपने मुख से, तो आपको मिल जाएगा उच्चारण स्थान कहाँ होता है दोस्तों, दंत होता है। त वर्ग का त हो गया, द हो गया, आपका ध हो गया, ये सभी का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, दंत है। इस बात को याद रखिएगा। आपका ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। च वर्ग का उच्चारण स्थान आपका तालु होता है, और कंठ जो होता है क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है, तो दंत है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है। वर्ण संबंधित अशुद्धि नहीं है किस शब्द में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका अध्ययन है। प्यारे आप लोग देखिएगा अध्ययन ऐसे नहीं लिखा जाता है। अध्ययन में अ आधा ध पूरा य, फिर एक य होता है, फिर न होता है। एक य की कमी है, इसलिए यह अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों, अशुद्ध है। इसमें एक और य रहता तो पूरा सही हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिएगा
आगामी नहीं होता है दोस्तों, अगामी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी आपका करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री पीएम मोदी की काफ़ी चर्चित योजना उज्ज्वला योजना, जो आप लोग देखेगा यहाँ पे ऊ आधा ज फिन आधा ज फिन व फिन ल, इसमें आधा ज की कमी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। और इनमें वर्ण संबंधित अशुद्धि नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे, पूरे 30 प्रश्नों की आप श्रृंखला को देख लिए। अगर श्रृंखला आपको अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को जरूर से जरूर आप लाइक करिएगा। और आपके जैसे साथी जितने